देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, अपने तमाम दर्शकों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपने तमाम पब्लिक के मंच पे जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप ही तय करते हैं कि किस पर उन्हें बहस देखनी है, उसी के आधार पर हम बहस के विषय का चयन करते हैं। उसी के साथ साथ हम पब्लिक के मंच में अपने साथ लोगों को जोड़कर सीधे अपने घरों से जोड़कर, अपने दफ्तरों से जोड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ 4 लोग जुड़ेंगे। मेरे साथ निरंजन शर्मा होंगे गाजियाबाद से, मेरे साथ किरण पटेल होंगे अहमदाबाद से, मेरे साथ अमन सिंह होंगे इंदौर से, मेरे साथ अश्विनी मौर्य होंगे प्रयागराज से। ये 4 लोग हमारे साथ पब्लिक के मंच पे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? देखिए मेरे पास ये पूरी लिस्ट है। खुखार तालिबान की सरकार में आतंकी मंत्री कैसे चलाएंगे सरकार, इसी पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री, इनका नाम भी संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है। सिराजुद्दीन हक्कानी जो गृह मंत्री हैं, उनका नाम भी यूएन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, रक्षा मंत्री, उनका नाम भी यूएन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। इसके अलावा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि उप प्रधानमंत्री हैं, तालिबान और अमेरिका के बीच जो वार्ता हुई थी उसके प्रमुख रहे हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। अब्दुल सलाम हनफी जो प्रधानमंत्री हैं, वो लादेन के सबसे करीबी आतंकवादी थे। आमिर खान मुत्तकी यूएन की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में इनका भी नाम है और ये हैं विदेश मंत्री। तो कैसे चलेगी सरकार, इसी पर बहस करेंगे बड़ी। और हमारे साथ अमेरिका, यूएस, माफ कीजिएगा अमेरिका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से कई सारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले में शामिल आतंकी हों, 37 करोड़ का इनामी टेररिस्ट, या फिर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल आतंकियों की लंबी फहरिस्त, ऐसे सभी खूंखार चेहरे अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार में शामिल हैं। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, या फिर लादेन का करीबी रहा उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी, ये सभी दुनिया के बड़े बड़े हमलों में शामिल रहे हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया। जहां तालिबान के 33 में से 30 मंत्री टेरर की कई स्टोरी में किरदार रहे हैं। 33 में से 30 लोग या 25 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं। हद तो यह है कि तालिबानी शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी के मुताबिक पीएचडी और मास्टर्स डिग्री सब फालतू है। सुनिए क्या ज्ञान दे रहा है वो। दुनिया के हर सुमरा डिग्री पीएचडी और मास्टर की डिग्री की कोई कीमत नहीं है। आप देखो कि हमारी सरकार में बैठे मुल्ला और तालिबान के पास भी पीएचडी, एमए या हाई स्कूल की डिग्री नहीं है, लेकिन वो कितने महान हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी साफ कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसी सरकारों को मान्यता देने में शामिल नहीं है। The Council needs to have zero tolerance to non-state terror actors and their sponsors. दूसरी ओर अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत की भी पूरी नजर है। सीआईए के अधिकारियों से मुलाकात के बाद अब एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के एनएसए से अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की है। पंजशीर में भी तालिबान ने जो ऑफेंसिव लॉन्च किया था, उसमें भी पाकिस्तान की वायुसेना ने डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हुए तालिबान की मदद की थी। दूसरी ओर द नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ अफगानिस्तान यानी एनआरएफ अब भी पंजशीर में पाकिस्तान और तालिबान के आतंकियों का डटकर सामना कर रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आईएसआई के द्वारा दिलवाई गई है। लेकिन चालाक चीन भी तालिबान को लगातार मदद पहुंचा रहा है। देश की बहस में चर्चा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार गठित तो कर ली, लेकिन क्या आतंक के पर्याय रहे कई खूंखार चेहरे दुनिया के सामने आएंगे? और देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं जो आपको पता है। देश की बहस के सवाल में अंत में हम आपको ये बताते हैं कि देश की बहस के दर्शकों की इस सवाल के बारे में क्या राय है। क्या संयुक्त राष्ट्र को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए, ये हमारा सवाल है। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं,
आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं कार्यक्रम के बारे में। अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ेगा ये आपको बता देता हूं। मेरे साथ देव कार्लेकर जुड़ेंगे अमेरिका से, वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ेंगे। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी जी जुड़ गए हैं, जो फॉर्मर डीजीएमओ हैं। इसके अलावा मेरे साथ प्रकाश शाह जी हैं, जो कि यूएन के अंदर भारत के डिप्लोमेट रह चुके हैं। इसके अलावा जावेद गफ्फारी साहब दिखाई दे रहे हैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे 33 में से अगर 30 यूएन के मोस्ट वांटेड लिस्ट के टेररिस्ट हैं, तो क्या यूएन इनको मान्यता दे सकता है? यूनाइटेड नेशंस मान्यता देगा शाह साहब? यूनाइटेड नेशंस वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, और एक रेजोल्यूशन उसने पास करा हुआ है जिसमें इतने लोगों को, जो आपने बताया शुरुआत में, उनको टेररिस्ट बना के रखा हुआ है। तो ये टेररिस्ट रहेंगे जब तक यूनाइटेड नेशंस एक रेजोल्यूशन बदलेगा नहीं। जब तक वो रेजोल्यूशन नहीं बदल सकता है, तब वो जो टेररिस्ट है उनको टेररिस्ट ही रखेंगे। दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस को किसी सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। वो जब बिठाते हैं यूएन जनरल असेंबली में और उनका एक बोर्ड आता है, तो उसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो जब तक वो बोर्ड नहीं आएगा, जब तक यूएन के तालिबान के लोग वहां नहीं आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे, तब तक यूनाइटेड नेशंस उनको करती नहीं है। मैं 1966 में जब पहली तालिबान सरकार यूएन में आई थी, तब मैं एम्बेसडर था इंडिया का। तो उस टाइम पे इन्होंने बता दिया था कि तालिबान वाले बैठेंगे नहीं। तो तालिबान वाले 1966 से मेरे ख्याल से 2001 तक वही बैठे हुए नहीं थे। तो उनका मतलब ये होगा कि यूएन ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं करा है। तो ये जब तक करेंगे नहीं, कि जब तक बिठाएंगे नहीं, तब तक उसका मतलब ये हो गया कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं करनी है। और यूएन जब रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो उनके रेजोल्यूशन जो सिक्योरिटी काउंसिल वालों को मानना पड़ता है। तो रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि ये टेररिस्ट है, तब तक वो टेररिस्ट रहेंगे। ठीक है, मैं सीधे पाकिस्तान चलता हूँ शाह साहब, और मेरे साथ जावेद गफ्फारी साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार हैं पाकिस्तान के। जावेद साहब, अब की बार आतंकवादियों की सरकार, कैसा लगेगा आपको अफगानिस्तान में? दीपक, आपके लिए तो अच्छा है। आप ये देखें ना, आपने अभी लिस्ट बताई कि ये यूएसए में बैन है, फलां बैन है, ढिमका बैन है। आपके तो वजीर आजम बैन थे, आपको याद नहीं है क्या? क्या आपकी इतना तो है ना, माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है, 20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी हैं, ये बैन नहीं थे क्या यूएसए में? आपको भूल गए? ये बैन भूल के कुछ नहीं होता, बैन हट जाते होते हैं। अभी जो यूएसए की मुज़ाकरात करके जो यहाँ पे पहुंचे हैं ना, क्या अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो बाकायदा तौर पे लड़के 40 मुल्कों को भगाया, उसने मुज़ाकरात किए ना, डायलॉग किया, उसके बाद वो वहां पे बनाई है हुकूमत। अब उसे आप आतंकिस्तान कहें, वो कहें, दहशतगर्द कहें, ओ भाई वो कर चुके हैं। दीपक, आप पता नहीं अब कौन से शऊर में है। आपने कहा था कि कभी भी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत नहीं बना सकते, उन्होंने बना लिया। आपने कहा पांचशेर में तो कम से कम तालिबान नहीं घुस सकते, वो घुस गए। आज बाकायदा तौर पे उन्होंने काबीना अनाउंस कर दी, अब सारा कुछ चलेगा। बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान जिंदा हो चुका है, बहाल हो चुका है अफगानिस्तान। आपको ख्याल करना चाहिए। अब जिंदा हो चुका है, मर चुका है, इसमें मैं कोई किसी तरह का मुज़ाकरात नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान जिंदा हुआ है तालिबान के आने के बाद कि मर चुका है। सीधे चलता हूं मैं शाह साहब के, अशोक चौधरी जी के पास। अशोक चौधरी जी बताइए, जावेद गफ्फारी साहब कह रहे हैं कि देखिए ये लोग तो बिल्कुल मुज़ाकरात करके, यानी डायलॉग करके इस जगह पर पहुंचे हैं और ये डिजर्व करते हैं। क्या वाकई ये 33 में से 30 आतंकी डिजर्व करते हैं कि अफगानिस्तान की सरकार चलाए?
देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कुछ फैक्ट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप जो सोचना हो सोचें, जो कहना हो कहें, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं। पहली बात तो ये जो तालिबान O2 है वो तालिबान O1 से भी गया गुजरा है। अगर आप देखें, इन्होंने कहा कि हम इंक्लूसिव सरकार लाएंगे। अब बताइए कहाँ पर है ये, कहाँ पे? मैं तो ढूंढ रहा था कि कोई ताजिक मिल जाए, कोई हज़ारा मिल जाए, कोई और मिल जाए। कुछ पश्तून केवल वो मिले जो पाकिस्तान में रहते हैं और जो ISI ने सपोर्ट किए हैं और हकानी के लोग हैं। तो ऐसी सरकार जो बनी वो कौन सी इंक्लूसिव सरकार बनी? ये कम्प्लीटली नॉन इंक्लूसिव सरकार बनी। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। 33 में से 20 मिनिस्टर जो हैं वो तो आपके कंधार के इलाके के, पाकिस्तान के इलाके के और हकानी नेटवर्क के हैं। और तीसरी बात, इन्होंने कोई अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कैसे किया है? इन्होंने कोई कब्ज़ा कर लेना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल कर लेना अलग चीज़ है, गवर्नेंस एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है। तो तालिबान जो कि हमेशा से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशन रही है जो लोगों को मारना जानती है, लेकिन लोगों को कैसे देखभाल करना है ये उनके जहन में ही नहीं है, उनकी पॉलिसी में नहीं है। तो आज अचानक कैसे आ जाएगी? तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा ये कोई शक नहीं है इसमें कि ये लोग की सरकार ज़्यादा दिन चल ही नहीं सकती है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो ही जिहादिस्ट पॉलिसी है। ऐसी चीज़ है जिसमें कि औरतों के लिए कोई भी उनको कोई तवज्जो ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा औरतों को पीटा जा रहा है, जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं उनको मार दिया जाता है। कुछ प्रेस के लोग थे जिनको पीटा गया, मारा गया, और कई चीज़ें अभी तो बाहर भी नहीं आ रही हैं। अफ़गानिस्तान के लोग वो अच्छी तरह से समझते हैं, अगर उन्हें इनसे इतना प्यार होता कि ये अच्छी सरकार दे सकते हैं तो सब के सब क्यों भागने के लिए तैयार हैं? यही बात जावेद साहब से पूछता हूँ। शाह साहब, यही बात जावेद साहब से पूछता हूँ। जावेद साहब, मुझे बताइए ना, प्लेन से कौन कौन लटक रहा था? पाकिस्तानी तो नहीं थे, सब अफगानी थे जो तालिबान से डर रहे थे, और प्लेन से लटक लटक के बेचारों की मौत हो गई। तो ये अफगानी क्यों डर रहे हैं तालिबान से? बताइए ना मुझे। इतने अच्छे हैं तालिबानी, इतने मासूम हैं, तो फिर ये लटक लटक के क्यों मार रहे हैं अफगानी लोग? ये बताइए ना। दीपक जी, आप इतने भी मासूम नहीं है कि आपको इस सवाल का पता ना हो। जब आपको बताया जाए कि आपको USA में पता नहीं कहां कौन से डेवलप्ड कंट्री के अंदर शौहरियत मिल रही है, तो वो भागेंगे वहां से, और यहाँ पे तो पता ही कोई नहीं था। दूसरे नंबर पे आप कह रहे हैं कि वो जालिम है, वो कातिल है, और यही चीजें तो नरेंद्र मोदी की शोहरत में शामिल थी। नरेंद्र मोदी ने PhD करके वजीर-ए-आज़म बने हैं क्या? उनकी शोहरत क्या है? एक कातिल बस। और पूरी दुनिया में जो बैन था वो आपका वजीर-ए-आज़म, और एक दफा नहीं 2 दफा बना चुके हैं आप उसको। आप सर देखिए बंदे को ऊपर नहीं आना चाहिए, तो मैं तो हैरान होता हूँ। जावेद साहब देखिए ना, हमारे यहाँ तो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री वो लायक है, आपके यहाँ तो क्रिकेट खेलने वाला प्रधानमंत्री है जिसके बारे में आपके लोग कहते हैं नालायक है। बंदों को ढेर करने वाला, सिर्फ चाय पी बेचने वाला थोड़ी है, कातिल है वो, नालायक है। आपके यहाँ का वजीर आजम जिसको सिलेक्टेड कहते हैं उसके बारे में कहते हैं लायक नहीं है, तो नालायक है इमरान खान। 5 जगह से वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, इलेक्शन में जीता है MNA की सीट। वो कमाल करते हैं आप। वो दहशतगर्दी से नहीं आया, वो जीता है सीट। दहशतगर्दी से जो आया ना वो आपके यहाँ वजीर आजम है, जिसको बात करने का पता है, ना कोई पॉलिसी बनाने का पता है। अभी अफगानिस्तान के मामले में कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। कोई उसको डिक्टेट करेगा तो वो बोलेगा। यहाँ पे डिक्टेशन नहीं आती, वहां पे डिक्टेशन आती है, जहाँ पे बोलना ही नहीं बेचारे को आता। नरेंद्र मोदी ने काम की स्पीच कब की थी? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि काम की स्पीच क्या होती है। हिंदुत्व को जन्म देगा, दहशतगर्दी को जन्म देगा, बढ़ावा देगा मुस्लिम उसको एक्टिविटीज को। तलवारों वाले वहां पे अमूमन घूमते हैं। अब कोई एक बताए इंसानी हकूक वाली बात उसने क्यों? क्योंकि उसे आती नहीं है।
वो कहते हैं ना कि उससे होता ही नहीं, उससे आता ही नहीं। आपके नरेंद्र मोदी और हमारे वजीर आजम का कोई मुकाबला है ही नहीं। अच्छा ठीक है सीधे सीधे शाह साहब से पूछ लेते हैं, शाह साहब से पूछ लेते हैं। शाह साहब बताइए, जावेद साहब बोल रहे हैं कि इमरान खान और हमारे वजीर आजम मोदी का कोई मुकाबला है ही नहीं, है या नहीं? आप बता दीजिए शाह साहब, आप ज्यादा बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। वजीर आजम मोदी का कोई मुकाबला है ही नहीं, है या नहीं? आप बता दीजिए शाह साहब, आप ज्यादा बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। आपको ये भी मैं कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान से भी मिला हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी मिला हूँ हमारे, और दोनों में मुकाबले का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि एक तो बेचारा ऐसे ही पहुंच गया हुआ है और उसके लोग उसको मानते नहीं है प्राइम मिनिस्टर। दूसरा यहाँ पे 55% को सेकंड 5 ईयर वो मिला हुआ है, 55% वोट से सेकंड 5 ईयर मिला हुआ है। तो मुकाबला कैसे कर सकते हैं दोनों में? या आपने एक सवाल पूछा कि बहुत तालिबान वाले दोस्ती है, बहुत प्यार है, तो ये लोग भागते क्यों हैं कि प्लेन के ऊपर लटक लटक के भागते हैं? तो उसका जवाब सीधा दे देना जावेद साहब, तो हमको पता चल जाएगा कि क्यों भागते हैं। प्यार है ना तालिबान से, तो क्यों भागते हैं? ठीक है, इसी सवाल को अब्दुल समद याकूब साहब के पास लेके चलता हूँ। याकूब साहब, अगर इतना प्यार है तालिबान से तो ये अफगानी लोग भागते क्यों हैं तालिबान से, ये भी बता दीजिए। और क्यों नारे लगते हैं काबुल के अंदर, पाकिस्तान हाय हाय? आप भी जरा दिल्ली एयरपोर्ट खोल देना 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और कह दें कि जिसके पासपोर्ट नहीं है वो आ जाए यहाँ से। अमेरिका की फ्लाइटें फ्री, बगैर टिकट, नो वीजा, नो पासपोर्ट। तो आप देख लीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये पूरा 10-20 लाख बंदा दिल्ली एयरपोर्ट क्यों पहुंच गया है। ये सवाल नहीं बनता कि जी क्यों, इसका पहले जवाब दे चुके हुए हैं कि भाई ये क्या ये वजह है कि क्यों वो हुआ है। और दूसरी बात है कि जब जहाँ पे अपराइज होता है, जहाँ पे रजीम चेंज होती है, वहां पे जाहिर बात है क्योस होता है, पैनिक होता है। अब मैं ये तो इनकार नहीं करता कि अफगानिस्तान में क्योस नहीं था, पैनिक नहीं था, डेफिनेटली कुछ अफगान ये तालिबान मुखालिफ लोग भी होंगे, लेकिन बात यह कि अब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तालिबान अब एक हकीकत बन के आ चुके हैं और ये अपराइज जो था पॉपुलर था, ये लोगों की मदद के साथ हुआ है। ये 75,000 तालिबानी बगैर लोगों की मदद के बगैर ये नहीं आ सकते होते थे यहाँ पे। तो अब आप एक्सेप्ट कर ले, नहीं करेंगे तो आप आंखें बंद करके पड़े रहे, बाकी दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, उनको उन्होंने तस्लीम कर ली है, आपका बाकी कुछ नहीं बचा वहां पे। ठीक है, मैं जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे ही सवाल ले जाता हूँ। जनरल साहब, वाकई क्या तालिबानी लोग अफगानिस्तान के लोगों की मदद के साथ सरकार में हैं या पाकिस्तान की मदद के साथ? जब इसके पहले एक वहां पे सर्वे हुआ था पीयू का, 15% लोगों ने अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार के हक में वो अपना वोट डाला था, 15%। ठीक है साहब, ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम आपको तब मानेंगे जब आप अफगान लोगों के बीच जाएं, इलेक्शन जीत के उनका वोट लेके आए। ये ईरान के प्रेसिडेंट साहब ने कहा। ठीक है साहब, ये कह रहे थे कि हम इन्होंने दोहा में 2 बड़ी बातें कही थी और उनपे एग्रीमेंट साइन किया था। एक कि हम अफगानिस्तान की सरजमी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी टेररिस्ट इंसिडेंट के लिए। 26 अगस्त को क्या हुआ साहब? 26 अगस्त को काबुल की एयरपोर्ट पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई। 180 बेचारे अफगान नागरिक जो भाग रहे थे अपनी जान बचाने, वो मारे गए। नाले में वो थे, वो नाले में बम फोड़ा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन मारे जाएं, और 13 मरीन मारे गए, 18 घायल हुए। जब पूछा साहब ये किसने किया, तालिबान ने बोला हमने नहीं किया साहब, ये तो आईएस खुरासान ने किया। कहां से किया? नानगरहार किधर है? अफगानिस्तान में नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, कल अमेरिका पे एक और 9/11 होता है और जो तालिबान है वो कहेगी साहब हमने थोड़ी ना किया, आईएस खुरासान ने किया। पाकिस्तान में बड़ी टेरर ब्लास्ट होता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो जाके ब्लास्ट करती है आपके रावलपिंडी में, आपके लाहौर में, कराची में। जनाब, आप तालिबान कहेगी हमने थोड़ी ना किया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया।
तो साहब क्या आपका एश्योरेंस की क्या वैल्यू है कि आप अफगानिस्तान की सरजमी का जो है नाजायज इस्तेमाल नहीं होने देंगे? आर यू इन चार्ज ऑफ योर टेरिटरी? नो सर। दूसरा, तालिबान ने कहा था हम इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे। मेरे जो पाकिस्तानी काबिल दोस्त हैं वो जरा मुझे बताएं, इसमें इस सरकार के मिनिस्टरों की लिस्ट कितने उज़्बेक, कितने ताजिक, कितने हजारा, कितनी औरतें हैं, कितने टेक्नोक्रेट और पढ़े लिखे लोग हैं जो सरकार चला सकते हैं? सरकार चलाने के लिए जनाब आली, आपके मुल्क में, मेरे मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। आज इनके एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने फरमान पढ़ाया कि हमको MA PhD वगैरह नहीं चाहिए। हमारे जो मुल्ले हैं वो बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत लोग उनकी इज्जत करते हैं। वो 7वीं सदी में 21वीं से एक पूरे देश को वापस ले जाना चाहते हैं। क्या जो औरतों का हाल किया है, जबकि वो अपने बेस्ट बिहेवियर पे हैं, पूरी दुनिया की आंखें उन पर गड़ी है। इस वक्त वो अपना हाथ रोक रहे हैं, लेकिन वहां पे मैं जरा खत्म कर लूं साहब दीपक जी आपकी इजाजत से। मैं थोड़े पॉइंट मुझे जाना है क्योंकि फिर आगे भी मेरे को जाना है, इसीलिए मैं मोहलत मांग रहा हूं। अच्छा देखिए साहब, आपके जो मुल्ला बरादर साहब थे वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले, ये ISI के चीफ साहब को गवारा नहीं, पाकिस्तान की फौज को गवारा नहीं, क्योंकि बरादर साहब 8 साल आपकी जेल में रहे। क्या क्या उनके साथ किया गया, कभी मैं अलग टीवी स्क्रीन से अलग होके मैं आपको बताऊंगा किस तरह उसको टॉर्चर और ह्यूमिलिएट किया गया। ठीक है साहब। अब वो जब बन रहे थे, तालिबान ने कहा ये हमारा पब्लिक फेस है, हम चाहते हैं इंक्लूसिविटी दिखाने के लिए ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने। DG ISI साहब धमक गए काबुल के बेस्ट होटल में, बड़ा बढ़िया होटल है, फ्री की खा रहे हैं अफगानिस्तान के पैसे और खाना पीना और मेहमान नवाजी करा रहे हैं। उन्होंने बोला कि साहब उन्होंने पिटवाया, 1 मिनट सर प्लीज, उन्होंने पिटवाया इनको। जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था उसको पीटा गया, ही वॉज इंजर्ड, और अखुंडजादा को उसके ग्रुप के साथ क्लैश कराया, हक्कानी ग्रुप का 17 मारे गए। चुप करना है ना, मतलब वो चाहते हैं कि जो हमारे चमचे गुर्गे वहां पे बने। काबुल की गलियों में क्या नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि जो अमेरिका की गुलामी नहीं सहे वो पाकिस्तान की गुलामी सहने वाले ख्वाब आप पाकिस्तान की गुलामी के ख्वाब वो बड़े आराम से सह लेंगे, ये आप भूल जाएं। थैंक यू। कितना झूठ बोलेंगे GD जी, कितना झूठ बोलते हैं आप GD जी। मेरे जनरल गगनदीप, जावेद साहब आपके मुंह से तो सच ही टपकता है, सिर्फ आपके मुंह से तो सच ही टपकता है सर। सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं और आपको शहद जनरल साहब ठीक बोल रहे हैं, आपके मुंह से शहद टपकता है, शहद। जनरल GD बख्शी, और शहद में इतना जहर मिला हुआ है कि मैं बता नहीं सकता आपको। GD बख्शी आप बस कर देना, बर्दाश्त करें ना, अब हो गया जो होना था, अब रोना धोना बंद कर देना। आप रो रहे हैं पिछले हम रो नहीं रहे, कुछ नहीं होता रोने धोने से। रो नहीं रहे। GD जी आने वाले दिनों में आप देखेंगे आपके गुर्गों का क्या हाल होता है। रो नहीं रहे मेरे भाई, ऐसे कहते हैं। अरे मेरे दोस्त नाराज क्यों हो रहे हो? यही कहते हैं, नहीं गुस्से में माथे पे चिरूड़ी क्यों आ रही है? मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे भाईजान थोड़ा इंतजार करो, तनिक हथकंडे हमको भी आते, थोड़े से हथकंडे हमको भी आते। GD बख्शी जी आपको क्या लगता है, कि ये 33 में से 30 आतंकी सरकार चला लेंगे? जावेद साहब ये सवाल पूछूंगा, लेकिन निरंजन शर्मा गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। निरंजन बताइए, क्या 33 में से 30 आतंकी अगर जिस कैबिनेट में हो, क्या वो सरकार चल सकती है? ये किसी भी सूरत में सरकार चलने वाली नहीं है। ये सारे आतंकवादी है, सारे विश्व पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और ये सारी मानवता के खिलाफ है। कोई भी आतंकवादी मतलब
यहाँ राज करने वाला नहीं है। यदि यहाँ राज करने वाले या इतने काबिल होते तो अफगानिस्तान की जनता इसे छोड़कर नहीं जाती। ये पूरे के पूरे एकदम विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इनको को किसी भी विश्व के किसी भी देश को इन्हें किसी भी तरह की कोई भी मान्यता नहीं देनी चाहिए। इनका सामाजिक और राजनीतिक दोनों बहिष्कार होने चाहिए। मेरा तो ये मानना है। और इसके ठीक है, मैं आप ही की बात को लेके चलता हूं पाकिस्तान। मेरे साथ अब्दुल समद याकूब साहब हैं। याकूब साहब बताइए, दुनिया भर में ज्यादातर तो लोग यही बोल रहे हैं कि सरकार को मान्यता देनी नहीं चाहिए। जिस सरकार में 33 में से 30 आतंकवादी हैं, उस सरकार को कैसी मान्यता दी जा सकती है? सिर्फ पाकिस्तान और चाइना मान्यता दे सकते हैं, यूएन तो नहीं दे सकता। जी दीपक जी, वो पहले जो अशरफ गनी रजीम में थे, वार लॉर्ड्स, चोर, डाकू, चक्के, वो हीरोइन फरोश, वो ड्रग्स डीलर, वो सारे वार लॉर्ड, जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा कब्जा माफिया, वो जितने फेडरल मिनिस्टर अशरफ गनी की रजीम में थे, वो सारे तो आपके लिए दूध के दूल्हे थे ना। आपको जो टेररिस्ट नजर आए हैं वो तालिबान नजर आए हैं, उधर आपको नजर नहीं आया। वो गुलबदीन हिकमत यार ने भी इलेक्शन लड़ा था, वो भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, अशरफ गनी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा। यानी कि पहली जो रजीम थी अशरफ गनी का, जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जितना बड़ा डाकू उतना बड़ा मिनिस्टर, उतनी बड़ी फेडरल मिनिस्ट्री, वो सब दूध के दूल्हे थे। अच्छा, इसमें से ये जो अगर आ गए, अगर यूएन ने उनको कोई डेजिग्नेट कर भी दिया तो यूएन रिमूव कर देगी, वैसे ही जैसे गुलबदीन को किया है, वैसे ही जैसे 780 लोगों को ग्वांटानामो में बंद किया, उस सबको छोड़ दिया, सिर्फ 34 बाकी है वहां पे, 16 को चार्ज किया है, कन्विक्टेड, बाकी सारे मासूम सारे घरों को चले गए, कोई सऊदीया चला गया, कोई पाकिस्तान आ गया। आपको समझ ही नहीं आती कि भाई वो लोग जो यूएन ने किसी को टेररिस्ट कह दिया तो क्या वो टेररिस्ट हो गया? जब तक दुनिया की कोई अदालत उनको उनका जुर्म साबित ना करे, कोई दहशतगर्द नहीं है वो। जब तक आपके कहने से कोई दहशतगर्द नहीं हो जाता, मेरे कहने से नहीं हो जाता। मैं अगर बलोचिस्तान वालों को दहशतगर्द कहता हूं, आप कहते हैं जी फ्रीडम फाइटर है, तो लिहाजा अब आप ये जो आपने रेट लगाई हुई है ना कि दहशत, इंडिया को तो दुनिया का हर बंदा ही दहशतगर्द नजर आता है। यानी कि आपको आतंक के अलावा आपने कोई दूसरा लफ्ज मेरे ख्याल में पढ़ा ही नहीं है। अब आप इन्हीं आतंकवादियों के पास जाएं, इनको तस्लीम भी करेंगे, इनको सब कुछ करेंगे, क्योंकि करना तो आपने है ही। मुलाकातें आपकी शुरू हो गई हैं, अब आप तस्लीम करें, एंजॉय करें तालिबान को, उस रजीम को, उधर ट्रेड करें, बिजनेस करें, ताकि आपके साथ वो आपको कुछ और को फायदा हो जाए, आपके को रिजर्व्स बढ़ जाए फॉरेन एक्सचेंज के। ठीक है, मैं सीधे जनरल चौधरी के पास चलता हूँ। जनरल चौधरी, इतना आसान है जितना अब्दुल समद याकूब कह रहे हैं कि भाई आप तिजारत कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, आप तो करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको संबंध बनाने हैं, क्योंकि इससे पहले बाकी लोग भी तो टेररिस्ट थे। इनको इनके टेररिज्म में और उनके टेररिज्म में कोई अंतर नजर नहीं आता। देखिए, मैं तो फैक्ट्स पे जाता हूँ, रेटोरिक की कोई ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्स देख लीजिए। आपको आज स्टेबल अफ़गानिस्तान चाहिए जो प्रॉस्पर करता हो, डेवलपमेंट हो वहाँ पर। अब आप ऐसे लोगों से जो कि दुनिया के वांटेड लिस्ट में हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस ही ऐसी है, मारना मरना, उससे करके पावर में आए हैं, और उनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अफ़गानिस्तान को डेवलपमेंट कराएंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान और आईएसआई ने इस तालिबान सरकार को बनाया। अब बताइए, जिस पाकिस्तान के पास अपने खाने को कुछ नहीं है, वो अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट में क्या कर सकता है? उसको खुद खाने पीने के लिए नहीं है पैसे, वो मांग मांग के काम करते हैं, और वो अफ़गानिस्तान को क्या मदद कर सकते हैं? तीसरा है इनका फ्रेंड चाइना की नज़र उनके खनिज पे है, जो कि 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट का खनिज है उनके पास, चाहे लिथियम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे कॉपर हो, चाहे, तो उनकी नज़र केवल उस पे है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि अफ़गानिस्तान के लोगों का भला हो या उनका डेवलपमेंट हो। एक देश था जो केवल उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, केवल उनके लोगों की भलाई चाहता था, वो था भारत, जिन्होंने $3 बिलियन वर्थ और उससे भी ज़्यादा और अपने लोगों को वहाँ के
कंस्ट्रक्शन वर्क में लगाया जिससे उनकी बढ़ोतरी हो। तो आप कैसे कोई सरकार, कैसे कोई दुनिया के समझदार देश ये मानेंगे कि ये तालिबान जो है ये अच्छी गवर्नमेंट बना के देगी। अचानक रातों रात आपने वो देखा होगा, पाकिस्तान हो या हक्कानी नेटवर्क हो या कोई भी हो, ये लोग वो उसी तरह कुत्ते की पूंछ की तरह है। अब 12 साल तक उसको सीधी करके बांध करके रख दीजिए, उसके बाद खोलिए फिर टेढ़ी हो जाएगी। तो आज अचानक आप तालिबान को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एकदम अच्छे लोग हो जाएंगे? ये कभी भी मुमकिन नहीं है जनाब। और आप उसका एग्जाम्पल तो 7 दिन के अंदर ही से देख रहे हैं। जिस दिन से उनको पावर में आए, जिस दिन से अमेरिकन गए, उस दिन से क्या क्या हो रहा है ये सब को जग जाहिर है। पंजशीर में भी क्या हुआ, अभी लड़ाके तो वो अच्छे हैं नहीं, जहां उनको लड़ाई का सामना करना पड़ा उनकी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई है। और पंजशीर में भी वो जो फोर्सेस हैं वो खाली नहीं किए हैं, वो चले गए हैं ऊंची पहाड़ियों में और वो फिर आएंगे। तो जहाँ जहाँ इनको लड़ना पड़ा वहाँ उनको प्रॉब्लम हुई है। ये जहाँ जहाँ वैसे ही सरेंडर हो गए, लोग डर से भाग गए और पाकिस्तान की मदद से उनकी आर्मी को लगा के यहाँ पे कार्रवाई की, वहीं पे तालिबान ने कुछ काम करके दिखाया कि वो जीत गए। तो ये तो कुछ फैक्ट्स हैं जिसको दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और आज जब यूनाइटेड नेशंस को जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड देखता है, वो किनके हाथों किनको रिकॉग्नाइज कर सकता है जो कि केवल मार काट की सोच कर रखती है। ठीक है, मैं सीधे जावेद साहब के पास चलता हूँ। जावेद साहब हाथ भी उठा रहे हैं। जावेद साहब मुझे बताइए, कैसे उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जो महिलाओं के हक के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, जिनकी पूरी की पूरी सरकार में जो 50% आबादी है अफगानिस्तान की महिलाओं की, उसकी कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे कोई समझदार आदमी रिकॉग्नाइज कर सकता है आप लोगों को छोड़कर? क्योंकि मैं पाकिस्तान को समझदार नहीं मानता, माफ कीजिएगा। दीपक, आप अगर समझदार ना मानते तो मैं आपके टीवी पे इस वक्त ना बैठा होता। आप समझदार मानते तो अपने टीवी पर प्राइम टाइम शो के अंदर मुझे इनवाइट किया हुआ है। अब्दुल समाद याकूब को आपने इनवाइट किया हुआ है। आप समझदार मानते हैं। जीडी बख्शी साहब ने बात की, दूसरे जनरल चौधरी साहब ने बात की, दोनों ने बात की। अगर दोनों के 1-1 मिनट के अंदर मैं जवाब दे दूं तो जनरल जीडी बख्शी साहब ने परसों कहा था पाकिस्तान के 20 फौजी मारे गए हैं, वो कहाँ हैं? उनकी अल्लाह माफ करे लाशें कहाँ हैं? जीडी बख्शी साहब आप बस कर दें, आप बूढ़े हो गए, अब आप ना टीवी पे बोला करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आपने कहा 20 फौजी अदब से जावेद साहब, अदब से वो आपने नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया जहां का झूठ है वो आपका सोच था। जीडी बख्शी साहब और जनरल चौधरी साहब, अब सुने भी सही ना, जीडी बख्शी साहब सुनते नहीं हैं। आपकी आदत बहुत खराब हो गई है, आपकी आदत बहुत खराब होगी। आप में सुनने की अब हिम्मत नहीं रही। आप जर्नैल हैं, आप सुने भी सही ना, बोल लीजिएगा। कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं आप बोल रहे हैं मैं चुप करके बैठा रहा हूँ, सुना है ना आपको? जीडी बख्शी जी, आप सुनने की हिम्मत पैदा करें। आप अब बूढ़े हो गए, इसका ये मतलब नहीं आप हैं तो जर्नैल ही ना, रिटायर्ड जर्नैल के अंदर भी जज्बा तो होना चाहिए ना, हिम्मत भी होनी चाहिए, सकत भी होनी चाहिए, बर्दाश्त भी होनी चाहिए। जीडी बख्शी जी, इनका लेक्चर खत्म हो गया। आपने 6 मिनट का भाषण दिया, मैंने खत्म हो गया। जीडी बख्शी साहब 6 मिनट का लेक्चर आपने भी दिया, मैंने सुना। आप भी उसी तरह इन्वाइटेड है जैसे मैं इन्वाइटेड हूँ। आपको कोई स्पेशल उसके लिए प्लान नहीं भेजा गया कि आपको प्लान के ऊपर आना है। लेक्चर खत्म हो गया और आप जनरल साहब आप चुप करें ना, जनरल साहब चुप कर जाए ना 2 मिनट। पॉइंट की बात करिए ना जावेद साहब, पॉइंट की बात करिए, फिर जनरल साहब जवाब देंगे ना। पॉइंट की बात करिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि दहशतगर्द कैसे चलाएंगे, तालिबान दहशतगर्द हैं, वो कैसे चलाएंगे? मैंने लिखा गूगल के ऊपर, पहली खबर आई है गार्डियन की। गार्डियन को आप मानते हैं और आपको पता होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, सबसे दुनिया का एक बड़ा अखबार है। उसने कहा ये ब्लेम डेथ बाय 2000 मुस्लिम्स, 2000 मुसलमान पर। दूसरा उसका इदारिया छपा हुआ है कि 2000 मुसलमानों का कातिल कैसे। ये तालिबानियों ने कितनों को मारा ये भी बताइए ना। 9/11 में कितने लोग मरे थे? 9/11 में कितने लोग मरे थे ये भी बता दीजिए ना। 9/11 में कितने लोग मरे थे? वो अमेरिका के अंदर मरे थे, वो अमेरिका की CIA की गफलत की वजह से मरे थे। अच्छा, हम भी कुछ बोल रहे हैं दीपक साहब। अच्छा ठीक है, जावेद साहब आप जनरल साहब बोलेंगे। आपने बोल लिया ना, आप जनरल साहब बोलेंगे। जनरल साहब बोलिए, जनरल जीडी बख्शी। थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू। मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूंगा। देखिए साहब, मुझे एक बड़ा अफसोस है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से अपने फौजियों को ये बोले, जब हमारी फौजें अंग्रेजों के टाइम पे इकट्ठी थी जनाब,
और हम लोगों ने एक ही एकेडमी में ट्रेनिंग की थी जिसको बोलते थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहां हमको सिखाया गया था कि जब एक अफसर लड़ाई के मैदान में होता है या ट्रेनिंग में होता है तो चाहे जमीन पे सोना पड़े, चाहे खाना ना खाए, चाहे पानी ना मिले, वो अपने जवानों के साथ रहेगा। बड़े अफसोस से ये प्लीज हमारा पैगाम, क्योंकि हमको दर्द हो रहा है, वो भी हमारे जैसे फौजी हैं, ये अपने लोगों को कन्वे करिए, अपने फौजियों को। अफसोस आज इस पैनल पे आपका कोई फौजी नहीं है, लेकिन आप उनको कन्वे करिए कि जनरल साहब, बूढ़े जनरल साहब, मैं बूढ़ा हूं, कोई बात नहीं, मैं बूढ़ा हूं, मैंने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, तजुर्बा बहुत है। आपके जर्नल मेजर जनरल आदिल रहमान, कमांडर पैरा SSG ग्रुप जो आपका है, यानी क्रीम इलीट, वो उनको चार्ज दिया गया कि वो पंजशीर के माउथ पे हमला करे, और वो आपकी 2 SSG बटालियन साथ गई। वो थोड़ा सा तकलीफ हुई उनको, कैजुअलिटीज हुई, फिर तीसरी गई, फिर 2 NLI की पलटने गई, RT गई, आपकी 6 लांसर उसके टैंक गए वहां पे, फिर आपकी एयरफोर्स आई। ठीक है साहब, और 15 दिन बेचारे आदिल साहब वो बाहर ठंडे में रहे अपने जवानों के साथ। अब वो दौड़ के आए हैं वापस काबुल सेरीना होटल, जहां आपके DG ISI साहब जमे हुए हैं, पांव जमा के बैठ गए, उनका जाने का मन नहीं कर रहा, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। प्लीज उनको बोलिए कि अपने जवानों को ना छोड़ के आ जाए, कि वो जमीन पे लेटे, वो नाले से पानी पिए, और वो जबकि आप सेरीना होटल में बैठे। बहुत गलत चीज है ये। हमने ऐसा फौज में नहीं बात खत्म भी कर दिया करें, फिर अगले बंदे को सुनने का मजा ही नहीं आता। आपका भूल जाऊंगा क्या बोले, बात खत्म क्या करते साहब। नहीं, आपके DG ISI सेरेना होटल में क्या कर रहे हैं काबुल में, ये बताइए ना जावेद साहब, ये भी बता दीजिए। अब्दुल समद याकूब साहब से भी सवाल पूछूंगा, पर आप जवाब दे दीजिए। ये आपके DG ISI अफगानिस्तान की सरकार बनवाने में क्या कर रहे हैं? आपको किसने और वहाँ वो बगैर इजाजत के आए थे, क्या वहाँ पे बगैर बाजवा साहब की इजाजत के आए थे? आपको किसने कहा कि सेरीना इस्लाम उधर काबुल में ठहरे हुए हैं? हो सकता है वो वापस आ गए और वो सिर्फ आपको दिखाने गए हो कि भाई DG ISI फैज अमीन वहाँ पे फोटो आ रही है, इंटरनेशनल प्रेस को वो नारे लग रहे हैं वहाँ पे, पाकिस्तान हाय हाय, काबुल में नारे लग रहे हैं जावेद साहब, काबुल में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान हाय हाय। काबुल में लगेंगे, हर जगह पे पाकिस्तान के नारे लगेंगे, क्यों इंडिया का भी कोई नारा लगा देना। हाय हाय के नारे लग रहे हैं, हाय हाय के। इंडिया बाय बाय हो जाएगा, पूरी दुनिया आपको कुछ नहीं पूछेगी। जनरल GD बख्शी ने पता परसों क्या कहा था? जनरल GD बख्शी ने परसों कहा कि ये सारी जो खबरें हैं ना, ये मुझे मिर्जा वो अमजद अयूब मिर्जा देता है, जिसका खुद को ही नहीं पता कि वो क्या चीज है। उनको पाकिस्तानी ये बताते हैं, वो खुद को इंडियन कहते हैं, ये उसको पाकिस्तानी कहते हैं और पाकिस्तानी समझ के उसकी हर बात को सच मानते हैं। जनरल GD बख्शी साहब, क्या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ये भी पढ़ाया जाता है? आपसे भाग के कुछ भी बात करते हैं, मीरपुर का रहने वाला है, बाय द वे, मीरपुर, वो कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो है न रहने वाला, फिर वो क्या रहता क्यों नहीं है? वो तो यूके में रहता है ना। वो तारिक फतेह साहब भी आपको गाली देते हैं, आप ही के लोग आपको गाली देते हैं। तारिक फतेह साहब आपको रोज आए दिन गाली नहीं देते, वो पाकिस्तानी थे ना। तो भाग्य है ना, जो भाग्य वो हमारा है ही नहीं। GD बख्शी जी, जो आप भाग्य है वो हमारा है। तो ऐसे बड़े लोग हैं साहब, जिस दिन आप भागने दें, आपकी आधी जो है आबादी भाग जाएगी। जो अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, वापस तो अफगानिस्तान में हुआ है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यही अफगानिस्तान में तकलीफ इसलिए है साहब कि आप वहाँ की औरतों को पीट रहे, आप वहाँ की औरतों को कोड़े मार रहे। और साहब मेरे को नहीं पसंद कि कोई मर्द औरतों पे कोड़े मारे, बिल्कुल नहीं पसंद। बख्शी जी, आप मेरे हिसाब में वो बहुत घटिया किस्म का मर्द है जो औरतों पे हाथ उठाता है। आपने सुन लिया? नहीं साहब, जहां हम लोग एग्री हो सकते हैं, एग्री हो जाएंगे। जो लोग बेचारी निहत्थी औरतों को कोड़े मारते हैं, पत्थर मारते हैं, मेरे को नहीं पसंद। जो बच्चियों को पर्दे नहीं देते, मलाला यूसुफजई का नाम सुना है? मलाला यूसुफजई का नाम सुना है?
नहीं प्लीज आप मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मलाला यूसुफजई का नाम सुना है, वो पढ़ना चाहती थी, आप लोगों ने उसके सर में गोली मारी, वो मरी नहीं, लेकिन वो आज पढ़ रही है, उसको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है साहब, आपकी नहीं है बच्ची? बख्शी जी क्या आपकी कोई बेटी है? प्लीज मेरे को मुझे प्लीज मेरे को बताएं आप अपने साथ। मेरे भाईजान क्या आपकी बेटी, कितने बच्चे हैं आप? नहीं कितने बच्चे हैं आपके, बताइए। बेटियां कितनी? सुन तो लें, बेटी कितनी है आपकी? बेटियां सुनने तो, अब बेटियां कितनी है मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बहुत जरूरी है ना जनाब, क्योंकि सारा जो इसका क्रक्स है इसी सवाल में। आपकी कितनी बेटियां हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं, और आपको मैं एग्री करने लगा हूं, जो काबुल भेजना चाहेंगे? सुने तो, क्या सुनते ही नहीं है बख्शी? क्या तुम उसको काबुल भेजना चाहोगे उन बच्चियों को? बख्शी सुने तो, जनरल बख्शी सुने तो। क्या मेरा सीधा सवाल है यार, क्या तुम काबुल भेजना चाहोगे? खुदा ना करे कभी ऐसी उन पे सहमत आए कि उन्हें काबुल जैसी जहन्नुम जो आपने बना दिया है उसमें रहना पड़े। ये दुआ है मेरी मालिक से यार, इतना एक दिन से दुआ है आपकी बेटियों को कभी काबुल जैसी जगह जाके ना रहना पड़े। आप पढ़ाया होगा आपने, जरूर पढ़ाया होगा, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ाया होगा उनको। नहीं आपने पढ़ाया होगा ना बेटियों को। आप किसी और की बेटियों से पढ़ाई का हक छीनना चाहते हैं, इतनी गंदी उनके माथे में गोली लगवाना चाहते हैं जैसे मलाला यूसुफजई को लगी। मेरे दोस्त, क्या तुम और किसी और गैर की बेटी है तो क्या किसी की बेटी नहीं हुई? ठीक है, गैर की बेटी हुई। मैं देव कार्लेकर जी के पास जाऊंगा। बहुत सही सवाल है, और बहुत सही सवाल का जावेद गफ्फारी साहब ने जवाब नहीं दिया है। जावेद साहब से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले किरण पटेल, मेरे एक दर्शक है अहमदाबाद से। किरण बताइए, आपको क्या लगता है तालिबान की सरकार के बारे में? जो सरकार 33 मंत्रियों से बनी हो, उसमें से उससे प्रधानमंत्री से लेकर 50% से अधिक लोग पर 700 करोड़ रुपए का इनाम यूएन ने रखा, उस सरकार के बारे में बात क्या करें? हमारे काबिल पत्रकार मित्र पाकिस्तान की बात कर रहे काबुल के विकास के, अफगानिस्तान के विकास की। मेरे उनसे एक दावा है, एक विनती है, आप अपने परिवार की बेटियों को, बहुओं को वहां ले जाकर बिना हिजाब के घुमाए तो सही, पता चल जाएगा कि जाहिल पद क्या होती है। दूसरी बात, भारत की चिंता ये भी है कि ये जो लोग आए हैं दहशतगर्द, जो कि आपकी पैदाश है, आईएसआई के सभी गुर्गे हैं, तालिबान कुछ और है ही नहीं, आईएसआई का ही ब्रेन चाइल्ड, और उसमें वो हक्कानी लीडर्स, ये लोग पूरे विश्व को बर्बाद करेंगे। पाकिस्तान के काबिल मेरे दोस्त पत्रकार जो इतनी मुखालफत कर रहे हैं, उनकी मेरी उनसे विनती है कि सोचे जरा, अपने परिवार के बारे में भी सोचे। भारत अकेला नहीं बिगड़ेगा, इसमें अकेले भारत का नहीं बिगड़ेगा, आपके देश का भी हताहत होगा। जब बम फटता है तो वो देखकर नहीं फटता कि कौन सी कास्ट का लोग मर रहा है। सही कह रहे हैं पटेल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ देव कार्लेकर जी के पास। देव कार्लेकर जी मेरे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। देव साहब मुझे समझाइए, जब 9/11 में बम फटा या फिर वहां पर जो प्लेन क्रैश किए, वो ये देख के नहीं क्रैश किए कि कौन किस मूल का है। उन लोगों को मान्यता क्यों जो लोग मास मर्डर के जिम्मेदार हैं, मास मर्डर के? दीपक जी नमस्ते, आपने मुझे न्यूज नेशन के मंच पे आमंत्रित किया। जावेद साहब, जाहिलियत कम करे और थोड़ा सैनिटी चेक रखे, आराम से बड़े प्यार से आप भी बात कर सकते हैं। आप अपना जो वर्तन है थोड़ा सुशील रखने की कोशिश करें। आपकी 3 बेटियां हैं, जीडी बख्शी साहब ने आपको कहा, इज जनरल, प्लीज हैव रिस्पेक्ट टू द जनरल, और इट डजंट टेक अ पेनी टू बी नाइस टू पीपल। तो बड़े अच्छे से प्यार और बड़े अच्छे से आप बात कर सकते हैं, थोड़ा संयम रख के बात करें। 9/11 पे 3000 से ज्यादा लोग मरे, उसमें मुस्लिम भी मरे, जूश भी मरे, हिंदू भी मरे, क्रिश्चियन भी मरे, बुद्धिस्ट भी मरे। लेकिन ये जो इस्लाम जो अंडर द नेम ऑफ जिहाद जो ग्लोबल टेररिज्म की फैक्ट्री चला रहा है, दैट मस्ट बी डिनाउंस्ड। इसकी ओरिजिनेटर आप ही के आका है, पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म। जैसे मैंने पिछले समय भी कहा था कि जैसे भारत को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, नापाक पाक को
इंटरनेशनल टेररिज्म IT के नाम से जाना जाता है। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके देश से टेररिज्म पनप रहा है, वो आपको भी जमीन में गाड़ रहा है, 6 फुट नीचे गाड़ रहा है। आपको तो आदत हो गई है, लेकिन उसकी अब ग्लोबली डिनाउंसिएशन हो रहा है। UN is bringing a resolution to put sanctions against Pakistan। आपको वैसे भी आप हाथ में कटोरा लेके इमरान खान साहब पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, वो कटोरा भी अभी चला जाएगा, बिकॉज जब सैंक्शंस आएगी तो क्या करोगे? मदरसा छाप पढ़े लिखे हो आप क्या करोगे? आपकी औकात क्या है? एक जनरल को आप इतनी बेअदबी से बात करते हो, कुछ तो शर्म कीजिएगा। जो मिनिस्ट्री है, इट्स अ केयर टेकर मिनिस्ट्री। उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है शेख मौलवी मुनीर साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री में पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बस आप टेररिस्ट हो, दैट्स इनफ क्वालिफिकेशन। अपेरेंटली लगता है कि बंदूक और टेररिज्म, दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, बंदूक और टेररिज्म, बहुत सही बात बोली। इसी बात को मैं अब्दुल समद याकूब के पास ले जाना चाहता हूँ। याकूब साहब, मुझे बताइए, इमरान खान अभी ISI चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो बड़े कंसर्न है कि काबुल के अंदर पाकिस्तान हाय हाय के नारे क्यों लगे। अब मुझे ये भी बता दीजिए याकूब साहब कि काबुल के अंदर, ब्रिटेन के अंदर और इसके अलावा अमेरिका के अंदर पाकिस्तान हाय हाय के नारे क्यों लगाए अफगानी लोगों ने, ये भी बता दीजिए। दीपक जी, बड़ी खुशी होती है जब आप बार बार DG ISI का नाम लेते हैं। और अभी एक और प्रोग्राम में बैठे थे इस थोड़ी देर पहले, तो जनरल GD बख्शी ने उनको कुछ अलकाबात से नवाजा कि गवर्नर जनरल ऑफ अफगानिस्तान हिज एक्सीलेंसी जनाब जनरल फैज हमीद साहब। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल फैज हमीद की हैबत, जनरल फैज हमीद का खौफ, उसका जज्बा, उसका वलवला, उसकी बसीरत, उसकी शुजात, वो अगर कोई स्टेटमेंट दे दे कि उसने कहा कि डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके, तो वो आप पर जो है ना बिजली बन के गिरी। और अगर उसकी तस्वीर आ गई तालिबान के साथ, कोई लीक हो गई, तो आपके हिंदुस्तान में जलजला आ गया। इस खौफ से बाहर आ जाए। वो एक शख्स है, एक इदारे का सरबराह, हमारा इदारा, वो अगर अफगानिस्तान चला जाता है, आप अरे सर, मैंने आपकी सब बात मानी, पर ये बताइए ना, काबुल में पाकिस्तान हाय हाय के नारे क्यों लगे, ये भी तो बता दीजिए। इस सवाल को आप टाल गए। आपकी नींदें उड़ गई, आपकी जिस दिन से वो गए वहां पे। भाई, अफगानी भाई बहनों ने पाकिस्तान हाय हाय के नारे क्यों लगाए, ये भी बता दीजिए। अच्छा, ये चंद औरतें हैं जिनका मैं कहता हूँ कि हक बनता है, सही बात है, इतना इन्फ्लुएंस तो आपका था। जल्द साहब, 1 मिनट सिर्फ खत्म कर ले समद याकूब साहब, उसके बाद आप तुरंत आइए। इतना एक तो आप कर ही सकते हैं ना कि किसी मुल्क में, बहरहाल अगर महिलाएं निकलती हैं, उनका बुनियादी हक है, मैं उनके हक को इंडोर्स करता हूँ। और अगर तालिबान ने इस तरह अगर किसी के हुकूक को सलब किया, तो मैं तालिबान की मुखालफत करूंगा। अगर ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया या औरतों के राइट्स को वायलेट किया, यहाँ पर हम दोनों एक ही पेज के ऊपर हैं। ठीक है, जैन साहब आप बताइए कि कितनी अच्छी बात कर रहे हैं समद याकूब साहब की, उन्होंने अगर महिलाओं के हुकूक को परिवर्तित किया या बदला, तो उसके बाद तालिबान कैसे कोड़े मारता है। याकूब साहब ने कोई टीवी की तस्वीर नहीं देखी जनरल साहब। मैं याकूब साहब की कदर करता हूँ, वो काफी पढ़े लिखे लोगों में है, एंड आई फाइंड हिम वेरी बैलेंस्ड, राइट। ये कह के मैं जो कुछ कहूंगा प्लीज ध्यान से सुनिए। हम इतने नाराज नहीं हुए DG ISI के काबुल जाने से जितने जनरल बाजवा, चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी स्टाफ, वो पहले उनकी इजाजत के बगैर हुए, जो कि फौज में कानूनी जुर्म है। मैं अपना स्थान, अपना दफ्तर नहीं छोड़ सकता बगैर अपने सीनियर की इजाजत। ये तो हमने सीखा था पाकिस्तान में, फौज में कैसे ये बदली हो गया समझ नहीं आता। बाजवा साहब इसलिए निराश थे कि उन्होंने बड़ा भैड़ा प्रदर्शन किया। अगर उनको सिर्फ हंसना था, खींचने पकड़नी थी, दांत दिखाने थे, तो क्या फॉरेन मीडिया के सामने दिखाने की जरूरत थी? बाजवा साहब नाराज है और थोड़ा हमको भी मालूम है। याकूब साहब प्लीज इतना हमको दीजिए कि हमको भी थोड़ा मालूम, ठीक है? हमारा पेशा है जानना, ये तो मारे जाएंगे हम अगर हम कान नाक आंख बंद करके बैठ गए, प्लीज। तो वो बहुत नाराज हुए कि इससे अच्छा गिफ्ट भारत को नहीं मिल सकता था
क्योंकि जहां वो गए सारा अफगानिस्तान का गुस्सा उबल पड़ा। ये अफगान देखिए, और मैं हिंदू पठान हूं बाय द वे, पिंड दादर खान वहां से आ, ठीक है साहब, तो मुझे पता है इन लोगों का। इनकी इज्जत पे आप आंच डालें, इनकी इज्जत पे हाथ लगाएं, ये उबल पड़े। ठीक है साहब, वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका से आजादी ली, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये आजाद हुए हैं अमेरिका से आपकी गुलामी करने के लिए, पंजाबियों की गुलामी करने के लिए, बताइए। और डीजी आईएसआई साहब की मौजूदगी, अब वो वापस आ गए बाय द वे, वो पहुंच गए और बाजवा साहब को मिलने वाले हैं। बाजवा साहब को ठीक है, मैं बाजवा साहब किसको ढूंढ रहे हैं और बाजवा साहब को कौन ढूंढ रहा है, जावेद गफ्फारी साहब से जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि जावेद साहब मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। हमारे इसको बोलते हैं कि इतनी शानदार टूथपेस्ट की स्माइल है, इतनी शानदार स्माइल कि जनरल साहब ने आपके मुख पर स्माइल ला दी। लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक अश्विनी मौर्य प्रयागराज से, अश्विनी क्या कहेंगे तालिबान के बारे में और नई सरकार के बारे में, आप बताइए अश्विनी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तालिबान, आप सरकार की बात कर रहे हैं, तो अभी सरकार बनी ही कहाँ है, सरकार को उन्होंने अभी प्रस्ताव रखा है, और जो बात कहा जा रहा है इस हिसाब से तो कोई भी अगर देश में संगठन बनाता है और किसी वर्तमान सरकार को विरोध करता है और उस पर आके अपनी बात रखता है कि मैं सरकार बनाऊंगा, तो वो तो वही रह गया कहावत कि जनता के द्वारा बनाया गया तो सरकार तो है नहीं, किसी वहाँ के द्वारा, जनता के द्वारा चुना गया। यह एक प्रकार का दबाव है जनता के ऊपर। वहाँ के अफगानिस्तान के नागरिक जो हैं वह स्वयं इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में हैं या कहीं और जिस देश के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस बात से यही जाहिर होता है कि तालिबान नहीं, वो शासनकारी सरकार है जो सत्ता के लालच में और अपने पूर्व रवैये के साथ अपना रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, आपने इतनी अच्छी बात की। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा। जावेद साहब के पास सीधे चलेंगे और पूछेंगे कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है। तालिबानियों के सरकार में बनने के बाद क्या पाकिस्तान इतना कुछ है कि दिल खोल के मुस्कुरा रहे हैं? जावेद साहब, ब्रेक के बाद